सेटलमेंट ऑफ ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स। इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम लोगों को इंट्रोडक्शन, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम क्या होती है, ट्रेडर्स वर्क स्टेशन किस तरह से दिखता है एनएससी की वेबसाइट्स पे, वो देखना है। साथ ही साथ में हम लोगों को स्पेसिफिकेशन ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या होता है वो देखने हैं। स्टॉक्स, इंडेक्स, इनकी एलिजिबिलिटी के लिए किस तरह की क्राइटेरियाज होते हैं वो क्राइटेरियाज हम लोग को चेक करना है। ट्रेडिंग चार्जेस, इनमें आने वाली जो ब्रोकर्स होते हैं उन ब्रोकर्स की चार्जेस, साथ ही साथ में जो गवर्नमेंट टैक्सेस होते हैं जैसे कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, उनके बारे में हमें सीखना है। क्लियरिंग एंटिटीज और उनका रोल क्या होता है वो भी हम लोग सीखेंगे। साथ ही साथ में कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में अगर कुछ पॉइंट्स होता है तो उन्हें भी हम लोग कवर करेंगे। एक्सरसाइज में हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो कि हमारी रिटन एग्जाम अगर होती थी तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए हैं। इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि जो हम लोगों ने फ्यूचर और ऑप्शंस के सेटलमेंट के बारे में देखा है, तो वो सेटलमेंट और पर्टिकुलर ट्रेडिंग सिस्टम क्या होती है। बोथ एक्सचेंज जो कि हमारी एनएससी और बीएससी, इन दोनों पे कवर होती है, बल्कि हमारे लिए फिलहाल के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस पे किस तरह की सेटलमेंट होती है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग सिस्टम, द फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम ऑफ एनएससी कॉल नीट, नीट एफेंडो। नीट एफेंडो ये जो हमारी नॉर्मल एनएससी की ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग सिस्टम है उसे हम लोग नीट NEAT एंड नीट एफेंडो कहते हैं, जबकि बीएससी के लिए DTSS कहा जाता है, विच इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम। बट उसके बाद उसे हम लोगों ने रीनेम कर दिया, जबकि वो हम लोग नॉर्मली उसे कहते हैं जनरल टर्म्स में बोल्ट ऑपरेटर, BOLT। तो ये बोल्ट और नीट ये जो हमारी एनएससी के लिए और बीएससी के लिए क्लियरिंग सिस्टम है उनके नाम है। एनएससी जो है उन एनएससी की जो कैपिटल मार्केट है वो कैपिटल मार्केट 1994 में स्टार्ट हुई, और वही सॉफ्टवेयर जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया दैट इज नीट के साथ, राइट, जिसका शॉर्ट फुल फॉर्म है नेशनल एक्सचेंज ऑफ ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। नीट और बोल्ट इन दोनों के लिए फुल फॉर्म याद रखना, 1 मार्क क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स में ये आ सकता है। नीट दैट इज नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, जो 1994 से एनएससी पे कैपिटल मार्केट की ट्रेडिंग के लिए क्लियरिंग सिस्टम के तौर पे यूज किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है, राइट। जनरली ये सभी सॉफ्टवेयर्स जो थे, तो इन सभी सॉफ्टवेयर्स में क्या फैसिलिटेट होता है, तो इनमें जो बायर्स और सेलर्स होते हैं उन बायर्स और सेलर्स की जो ऑर्डर्स होती है उन ऑर्डर्स को ऑटो मैच किया जाता है और ऑटो मैच करके ट्रेडिंग परफॉर्म किया होती है। जैसे कि अगर किसी बायर ने ऑर्डर प्लेस करके रखी है, से फॉर एग्जांपल SBI की शेयर प्राइस उसने परचेज करने के लिए ऑर्डर रखी है 450 रुपीज। जब कोई सेलर 450 के लिए ऑर्डर प्लेस करेगा, सो बायर ने जो ऑर्डर प्लेस किए और सेलर ने जो ऑर्डर प्लेस किए उन दोनों ऑर्डर्स को ऑटोमेटिकली मैच करके ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। उस ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन के लिए जो टाइम ड्यूरेशन है, टाइम गैप है, वो भी यहां पर कंसीडर किया जाता है। जैसे नीट हमारे लिए एनएससी के लिए, वैसे बोल्ट जो 1995 बीएससी की ट्रेडिंग 1995 से बीएससी की ट्रेडिंग सिस्टम में या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए यूज किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है बोल्ट। बोल्ट का फुल फॉर्म क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑनलाइन ट्रेडिंग। बोल्ट का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑनलाइन ट्रेडिंग, राइट। ये हमारे बोल्ट का फुल फॉर्म है, क्लियर। सो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मैं हाईलाइट करके रखता हूँ ताकि जब मैं ये पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा तो आप लोगों को इसे पढ़ने में आसानी भी होगी, राइट। सो
DTSS जो बाद में बोल्ट जानी गई, और नीट जो नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, इन दोनों सॉफ्टवेयर्स के थ्रू हमारी पर्टिकुलर ट्रेडिंग जो होती है वो एग्जीक्यूट की जाती है, राइट। ये ज़्यादातर इनका एम क्या होता है? तो इनका एम होता है कि एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग जो हमारी फ्यूचर और ऑप्शंस में होती है वो प्रोवाइड की जाए हमारी इन्वेस्टर्स को, हमारे ट्रेडर्स को, हमारे बायर्स को। और ऐसे रेगुलेशंस किसने बताए? ये सभी रेगुलेशंस किन्होंने बताए? तो जो हमारी गवर्नमेंट है उनके थ्रू ये सारी रेगुलेशंस, नॉर्म्स फैसिलिटेट होता है। ट्रेडिंग सिस्टम जो है, उन ट्रेडिंग सिस्टम में कौन कौन सी एंटिटीज इन्वॉल्व होती है वो भी हम लोगों को यहाँ पर देखना है। ऐसी कौन कौन सी एंटिटीज यहाँ हो सकती है, कोई गेस कर सकता है? हम लोगों ने ये सारी एंटिटीज इससे पहले सीखी है, जिसमें आने वाले 4 एंटिटीज का नाम यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। देयर आर 4 एंटिटीज इन द ट्रेडिंग सिस्टम: ट्रेडिंग मेंबर्स, क्लियरिंग मेंबर्स, प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स एंड पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स में आने वाले कुछ एडिशनल पॉइंट्स जो है वो भी कंसीडर करने हैं हमें, और वो भी यहाँ पर सीखना है। चलो एक के बाद एक देखते हैं। ट्रेडिंग मेंबर्स। ट्रेडिंग मेंबर्स आर members of a respective exchanges wise NSE and or BSE. They can trade either on their own account or on behalf of their clients including participants. तो जो इंडिविजुअल ट्रेडर होते हैं वो इंडिविजुअल ट्रेडर या इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर, ये दोनों भी हमारे ट्रेडिंग मेंबर्स होते हैं। इन ट्रेडिंग मेंबर्स के लिए एक यूनिक ट्रेडिंग आईडी प्रोवाइड किया जाता है एनएससी और बीएससी के थ्रू। इस तरह की यूनिक आईडी का जो फंक्शन है वो एक रेफरेंस होता है जो कि हमारी जितनी भी ऑर्डर्स या ट्रेड्स होगी उनके लिए, मतलब जो ट्रेडिंग मेंबर हो उस ट्रेडिंग मेंबर के लिए जो कोई भी इनका पर्सनल नेम होगा वो नेम वहां पर यूज नहीं किया जाता, जबकि उनकी इस तरह की ट्रेडिंग आईडी प्रोवाइड की जाती है। ऐसी ट्रेडिंग आईडी का दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव है जो कि इंडिविजुअल जो ट्रेडिंग मेंबर है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग मेंबर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, इन पर एडिक्वेट कंट्रोल रखा जाए, राइट। दूसरा है क्लियरिंग मेंबर्स। क्लियरिंग मेंबर्स कौन है? तो क्लियरिंग मेंबर्स विथ एनएससी आर रिक्वायर्ड टू टेक अ मेंबरशिप ऑफ द क्लियरिंग कॉरपोरेशन। क्लियरिंग कॉरपोरेशन कौन सी है? तो हमारे इंडिया में 2 तरह के क्लियरिंग कॉरपोरेशन हैं। एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कॉरपोरेशन लिमिटेड जो हमारे क्लियरिंग मेंबर्स हैं, राइट, और बीएससी के लिए आईसीसीएल इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, राइट। ये दोनों हमारी क्लियरिंग कॉरपोरेशन मेंबर्स हैं, इनके भी फुल फॉर्म्स याद रखना। जो नॉर्मली एनएससी या बीएससी के लिए अलग अलग लेवल पे बायर्स सेलर्स की ऑर्डर्स के लिए या फिर साथ ही साथ जो मार्केट वोलेटिलिटी है उन वोलेटिलिटी को कंसीडर करके ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज और ओवरऑल इंक्वायरीज जो ट्रेडिंग सिस्टम पे की जाती है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल ये दोनों क्लियरिंग मेंबर्स होता है, NSCCL और ICCL, that is National Stock Clearing Corporation and Indian Clearing Corporation Limited. Then next point is related to the professional clearing members. अब प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स जो होते हैं, ये प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स हमारे लिए कौन कौन से होते हैं? तो जो हमारे ट्रेडिंग मेंबर नहीं है ऐसे सभी हमारे लिए प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स होते हैं, राइट। टिपिकली बैंक्स and custodians become professional clearing members and clear and settle for their trading members. In short, जो हमारे ट्रेडिंग मेंबर्स इंडिविजुअल ट्रेडिंग मेंबर नहीं है वो यहाँ पर प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स जो कि हमारी एनबीएफसीज
या NCDL, CDSL जो है हमारी, ये इस तरह की प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स हैं। NCDL और CDSL ये जो है ये हमारे डिपॉजिटरीज है, कस्टडियंस है, राइट। देन पार्टिसिपेंट्स, और पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो पार्टिसिपेंट इज अ क्लाइंट of a trading members like financial institution. These clients may trade through multiple trading members but settle through a single clearing member. अब ओवरऑल पार्टिसिपेंट्स जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें कि ICICI सिक्योरिटीज ये जो कंपनी है ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ICICI सिक्योरिटीज NSCCL या फिर ICCL के थ्रू यहाँ पर ट्रेडिंग परफॉर्म कर सकती है या फिर सेटलमेंट कर सकती है। तो बेसिक जो 4 पार्ट मेंबर्स हैं हमारे एंटिटीज है ट्रेडिंग सिस्टम की, वो कौन कौन सी है? ट्रेडिंग मेंबर्स, देन क्लियरिंग मेंबर्स, प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स एंड पार्टिसिपेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है, इट इज रिलेटेड टू द क्लाइंट ब्रोकर रिलेशनशिप इन डेरिवेटिव सेगमेंट। अब क्लाइंट कौन है और ब्रोकर कौन है? इंडिविजुअल ट्रेडर जिसने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करने के लिए जो डीमैट अकाउंट ओपन किया होता है, वो डीमैट अकाउंट जिस पर्टिकुलर ब्रोकर के पास ओपन किया है, वो ब्रोकर और क्लाइंट इंडिविजुअल, इन दोनों की रिलेशनशिप डेरिवेटिव सेगमेंट में किस तरह से होती है, ये पर्टिकुलर पॉइंट उस पर कुछ पॉइंट्स न्यूमरेट करके देता है। A trading member must ensure a compliance particularly with relation to the following while dealing with the clients. पहला, filing know your client form. Second, client broker agreement, एक KYC एग्रीमेंट होता है। सेकंड, अ क्लाइंट ब्रोकर एग्रीमेंट जो कहता है कि क्लाइंट और ब्रोकर इन दोनों में जो एग्रीमेंट होगा वो किस बातों पे होगा, कि ब्रोकर कौन कौन सी ऐसी अथॉरिटी क्लाइंट के बिहाफ पे लेता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर स्टॉक मार्केट में परचेस करना है, so we don't have a direct authority to purchase those shares. So ultimately broker will act as a trading member for us. So हम लोग जो एग्रीमेंट या पावर उसे देंगे या अटर्नी उसे देंगे, इस तरह के सभी पॉइंट्स हमारे क्लाइंट ब्रोकर एग्रीमेंट में दिए जाते हैं। अगर आपको शॉर्ट में बताएं तो जब हम लोग डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए कुछ एप्लीकेशन फॉर्म्स भरते हैं, तो उन एप्लीकेशन फॉर्म्स में जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, वो सभी टर्म्स एंड कंडीशंस हमारी क्लाइंट ब्रोकर एग्रीमेंट से रिलेटेड होती है। थर्ड पॉइंट इज रिलेटेड टू द ब्रिंग द रिस्क फैक्टर टू द नॉलेज ऑफ अ क्लाइंट बाय गेटिंग एक्नॉलेजमेंट ऑफ क्लाइंट ऑन रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट। ब्रोकर जो होता है वो ब्रोकर क्लाइंट के बिहाफ पे वहां पे ट्रेड्स एग्जीक्यूट करता है। से फॉर एग्जांपल अगर किसी क्लाइंट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 100 क्वांटिटीज ऑफ शेयर्स बाय करने के लिए 450 के लिए ऑर्डर प्लेस की है, और आने वाले समय में उन्होंने जो स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस की थी 400 रुपीज की, वो भी एग्जीक्यूट हुई, तो अल्टीमेटली जो शेयर्स में फ्लक्चुएशन, शेयर की प्राइसेस में जो फ्लक्चुएशंस हुए हैं, उनमें स्टॉप लॉस अगर हिट हुआ तो लॉस जो होगा वो क्लाइंट को बेयर करना पड़ेगा। द ब्रोकर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, एंड ओवरऑल जो रिस्क इन्वॉल्व है वो रिस्क हमारे क्लाइंट को पहले से पता है। इस तरह का एक एक्नॉलेजमेंट भी इसमें इंक्लूडेड होता है। देन टाइमली एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ क्लाइंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्लाइंट कोड। मतलब जो ऑर्डर एग्जीक्यूट करनी है या फिर जो ऑर्डर पोर्टल पे क्लाइंट ने प्लेस की है, उसे एग्जीक्यूट करने का काम ब्रोकर का इमीडिएट होना चाहिए। देन कलेक्शन ऑफ एडिक्वेट मार्जिन्स फ्रॉम द क्लाइंट। एडिक्वेट मार्जिन्स के बारे में हम लोगों को सीखना है, जो कि हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सीखने वाले हैं, दैट इज मार्जिन्स एंड सेटलमेंट। तो मार्जिन जो होती है
तो वो मार्जिन मनी जितनी अवेलेबल या रिक्वायरमेंट होगी उतनी हमारे क्लाइंट के थ्रू कलेक्ट करनी चाहिए हमारे ब्रोकर ने। मेंटेनिंग अ सेपरेट क्लाइंट बैंक अकाउंट फॉर अ सेग्रीगेशन ऑफ क्लाइंट मनी, अलग बैंक अकाउंट मेंटेन करना चाहिए। साथ ही साथ टाइमली यूज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट्स एज पर द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फ्रॉम द टू द क्लाइंट। अब कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है? ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट जब ब्रोकर ट्रेड एग्जीक्यूट करता है तो ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए ओवरऑल जो शेयर्स, सिक्योरिटीज या डेरिवेटिव्स सेगमेंट में जो कोई भी पोजीशन ली हो, चाहे वो लॉन्ग पोजीशन हो, शॉर्ट पोजीशन हो, उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट नोट प्रिपेयर की जाती है और उन कॉन्ट्रैक्ट नोट को यहाँ हम लोगों को टाइमली हमारे ब्रोकर ने क्लाइंट को फर्निश करनी चाहिए। से फॉर एग्जांपल, अगर किसी एक पर्टिकुलर ब्रोकर के पास आपका अकाउंट हो तो जो कोई भी ट्रेड हम लोग आज सेटल करते हैं उन ट्रेड्स के लिए ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट नोट एट द एंड ऑफ द डे और नेक्स्ट डे इमीडिएट विद इन द 24 आवर्स वो कॉन्ट्रैक्ट नोट जनरेट होती है। ये सिस्टम जनरेटेड होती है जो हमारे ब्रोकर्स आज मार्केट में रजिस्टर्ड है विद NSE एंड BSE। वो सभी ब्रोकर्स जो हैं उनके पास इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर्स की वजह से ये सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटेड जनरेटेड मेल के थ्रू क्लाइंट को फर्निश की जाती है। देन इंश्योरिंग द टाइमली पे इन एंड पे आउट ऑफ फंड्स टू एंड फ्रॉम द क्लाइंट्स। पे इन एंड पे आउट का मतलब है जो कोई भी बैंक क्लाइंट है उन क्लाइंट को अगर स्टॉक मार्केट में डेरिवेटिव्स पोजीशन या फ्यूचर पोजीशंस लेनी है तो उनके लिए स्टॉक मार्केट से बैंक अकाउंट से डिमैट अकाउंट में फंड्स ट्रांसफर करने होते हैं, उसे पे इन कहा जाता है। और जबकि डिमैट अकाउंट से फंड्स अगर बैंक अकाउंट में विड्रॉ करना है तो उसे पे आउट कहा जाता है। तो ये सभी टाइम टू टाइम जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा तब टाइम टू टाइम एग्जीक्यूट होना जरूरी है। देन द नेक्स्ट वन इज रिजॉल्विंग द कंप्लेंट ऑफ क्लाइंट्स इफ एनी एट अर्लियस्ट। जो ग्रीवेंसेस होंगे वो ग्रीवेंसेस जल्द से जल्द हमारे सॉल्व होने चाहिए। देन अवॉइडिंग द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ कैश एंड डील ओनली थ्रू द अकाउंट पेई चेक, सेंडिंग द पीरियोडिकल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स टू क्लाइंट्स। अब नॉर्मल जो रिसिप्ट एंड पेमेंट्स होगा वो कैश में अवेलेबल नहीं है फिलहाल के लिए, एक तो ऑनलाइन, नहीं तो फिर जो अकाउंट पे ही चेक होंगे उनके थ्रू ही इस तरह की ट्रांजैक्शंस होने चाहिए। ये इंश्योर करना, ये किसका मैंडेट है? ये सेबी और RBI इन दोनों के मैंडेट्स हैं कि इस तरह के ट्रीटमेंट्स होने चाहिए। देन नॉट चार्जिंग द एक्सेस ब्रोकरेज। जो कोई भी टर्म एंड कंडीशन हमारे एग्रीमेंट में बताई होगी उसी से रिलेटेड हम लोग ब्रोकरेज जो होंगे वो चार्ज करेंगे हमारे क्लाइंट्स को। मेंटेनिंग यूनिक क्लाइंट कोड एज पर द रेगुलेशंस। जो हम लोगों को क्लाइंट कोड जो ऑर्डर प्लेस करने के लिए चाहिए वो यूनिक क्लाइंट कोड हर एक के लिए मेंटेन होना जरूरी है, राइट। देन नेक्स्ट पॉइंट इन द दैट इज सिस्टम्स के अंडर, दैट इज ऑर्डर टाइप एंड कंडीशंस। नीड एफेंडो सिस्टम जो कि NSE के लिए है, उनके लिए जो कैटेगरीज है वो कंडीशंस की कैटेगरीज अलग अलग कंडीशंस के बेसिस पे, अलग अलग ऑर्डर टाइप्स के बेसिस पे यहाँ पर कंसीडर होती है। पहला टाइम कंडीशंस, देन प्राइस कंडीशन एंड अदर कंडीशंस। अब टाइम कंडीशंस में कौन कौन से आती है पहले हम लोग इसे हाईलाइट कर देते हैं। जो टाइप्स है वो टाइप्स हम लोग इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, राइट। जो कंडीशंस है वो कंडीशंस और टाइप्स हम लोग इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहले टाइम कंडीशंस। टाइम कंडीशंस में आने वाली पहला पॉइंट दैट इज डे ऑर्डर। से फॉर एग्जांपल अगर कोई क्लाइंट है और उस क्लाइंट को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स परचेस करना है तो उसने बाय ऑर्डर प्लेस करके रखी है कि हम लोग पर्टिकुलर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स 500 रुपीज पे परचेस करने वाले हैं। हम यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं,
कहा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बाय ऑर्डर हम लोग वन क्वांटिटी फॉर एग्जांपल, राइट, इस वन क्वांटिटी के लिए हम लोग यहाँ पर परचेस करने के लिए ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। तो इस ऑर्डर की बाय डिफॉल्ट, इस ऑर्डर की बाय डिफॉल्ट जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 1 डे होता है। इस ऑर्डर की बाय डिफॉल्ट जो टाइम, मतलब अगर यहाँ पर हम लोग टारगेट प्राइस बाय के लिए लगा के चल रहे हैं 400 रुपीज, तो 463 रुपीज जो शेयर की प्राइस चल रही है वो अगर 400 रुपीज तक नीचे आती है तो हम लोग भी एक क्वांटिटी जो हम लोगों ने बाय करने के लिए ऑर्डर प्लेस करके रखी हो वो एग्जीक्यूट होगी। अगर इस तरह से एग्जीक्यूट हुई और तो ठीक, अदरवाइज एक दिन की जब हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किए उस ट्रेडिंग सेशन में अगर ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होती है, शेयर की प्राइस 400 तक नहीं आती है और हमारी ये वन क्वांटिटी हमें नहीं मिलती है, तो ऑटोमेटिकली ये ऑर्डर कैंसल हो जाती है। जहां पर आप लोग यहां देख सकते हैं वैलिडिटी फॉर अ डे, राइट, मतलब इसे कहते हैं हम लोग डे ऑर्डर, जिसकी वैलिडिटी सिर्फ एक दिन की होगी और वो एक दिन मतलब हमारी जो ट्रेडिंग टाइम्स होंगे वो ट्रेडिंग टाइम के हिसाब से एक दिन होता है। सेकंड जो है वो है इमीडिएट और कैंसल, आईओसी, जो कि यहां पर दी है, इमीडिएट और कैंसल, अभी एग्जीक्यूट होगी अदरवाइज नहीं। एन आईओसी ऑर्डर अलाउज द यूजर टू बाय और सेल a contract as soon as the order is released into the system। अगर हम लोगों ने एक बार IOC ऑर्डर यहाँ पर बाय के लिए प्लेस कर दी तो इमीडिएट अगर वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होती है तो ओके, अदरवाइज ये ऑर्डर हमारी कैंसिल हो जाएगी, राइट। फिर चाहे वो हमारी ऑर्डर थ्रू आउट ड डे के लिए वहां पर रहे या ना रहे, वो इस तरह की टाइम ड्यूरेशन में कंसिडर होती ही नहीं। टाइम ड्यूरेशन में टाइम कंडीशंस के हिसाब से दो ऑर्डर होती है, एक डे ऑर्डर जो ओवरऑल ट्रेडिंग डे के लिए वैलिडेटेड रहेगी और दूसरी आईओसी, एक बार सिस्टम में प्लेस करने के बाद अगर एग्जीक्यूट होती है तो ठीक, अदरवाइज नहीं। इस पर्टिकुलर आईओसी जो होती है, इस आईओसी में पार्शियल मैच इज पॉसिबल फॉर द ऑर्डर एंड अनमैच्ड पोर्शन ऑफ द ऑर्डर इज कैंसल्ड इमीडिएटली। ऐसा कब होता है? से फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर की प्राइस में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, लेकिन अगर हम लोग डेरिवेटिव्स के बारे में देखें तो डेरिवेटिव्स के सेगमेंट में यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि 352 की लो प्राइस की और 511 की हाई प्राइस जो 38,000 की पुट की थी। तो इनमें अगर सपोज यहाँ आप लोग ये ब्लू और रेड जो नंबर्स हैं ये फ्लक्चुएट होते हुए देख रहे हैं, तो यहाँ लगभग 363, 362 इनके अलग अलग क्वांटिटीज, ऑर्डर्स और बिड प्राइसेस और ऑफर प्राइसेस यहाँ पर दी है। अगर हम लोग यहाँ चेक करते हैं कि अगर 360 की रेंज पर यहाँ पर प्राइस चल रही है और अगर हमें इनका चार्ट देखना है तो चार्ट में यहाँ प्राइस और भी कम होते हुए दिख रही है, जबकि हमारी निफ्टी बैंक जो है ये हमारी हाइयर साइड मूव होते हुए दिख रही है। सॉरी। तो इस केस में अगर हमें ऑर्डर प्लेस करनी है तो लॉट साइज में 25 क्वांटिटीज हमारी आ सकती है। 5 पैसे की टिक साइज जो आगे चल के हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर चेंज होता है तो 5 पैसे के टिक साइज में, जैसे कि 364.90, 85, 80, ये 5 पैसे की जो टिक साइज है, तो हमें एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम लोग 350.50 इस प्राइस पे हमें लगभग 100 क्वांटिटीज परचेस करनी है और हम लोग ऑर्डर के लिए इमीडिएट और कैंसल इस तरह के ऑर्डर प्लेस करते हैं। अगर सिस्टम में 350.50 ये प्राइस आई, लेकिन जब हम लोग बाय कर रहे हैं तो साइमल्टेनियसली वहां पे सेलर उसी पर्टिकुलर प्राइस के लिए अवेलेबल होना चाहिए और सेलर जो है वो सेलर 100 क्वांटिटीज की जगह पे सिर्फ 50 क्वांटिटी के लिए अवेलेबल है। तो जो 50 क्वांटिटीज के लिए हम लोग ओवरऑल हमारी 100 क्वांटिटीज की ऑर्डर थी, उन 100 में से 50 क्वांटिटीज हमें मिल जाएगी और रेस्ट ऑफ द पोर्शन जो बाकी बची 50 क्वांटिटीज है उनके लिए ऑर्डर कैंसिल हो जाएगी।
so we will have only 50 quantities in that portion, right? तो इस तरह की जो इमीडिएट और कैंसल ऑर्डर होती हैं, इनमें पार्शियल मैच जो होता है वो पॉसिबल होता है। ये पार्शियल मैच क्या होता है, जैसे हम लोगों ने अभी फिलहाल के लिए सीखा। सेकेंड पॉइंट है, इट इज रिलेटेड टू द प्राइस कंडीशंस। अब प्राइस कंडीशन में आने वाली स्टॉप लॉस। This facility allows the user to release an order into the system after the market price of the security reaches across the result of the price. Example, if the stop loss buy order, मतलब ये यहाँ का एग्जाम्पल देखने से अच्छा हम लोग डायरेक्टली सिस्टम का एग्जाम्पल देखते हैं। Say for example 366.1, 25 quantities, required margin is 9,152 rupees. So if we place a limit plus stop loss order, then the trigger price is here, right? So trigger price में यहाँ हम लोग stop loss जो होता है वो stop loss यहाँ पर enter करेंगे। Say for example 365 रुपीज पे हम लोग बाय करेंगे और जो हमारा लॉस है वो 360 रुपीज तक हम लोग बेयर कर सकते हैं, ऐसा हम लोग समझ के चलेंगे। तो एट अ टाइम दो ऑर्डर प्लेस होती है। पहली जो हम लोग बाय करेंगे, वो एक बार बाय ऑर्डर प्लेस हो गई, एक बार वो एग्जीक्यूट हुई, तो एग्जीक्यूट होने के बाद इमीडिएटली ट्रिगर प्राइस के लिए, स्टॉप लॉस ऑर्डर के लिए, सेल ऑर्डर के लिए हमारे लिए यहां दूसरी ऑर्डर प्लेस हो जाती है। वंस द प्राइस जो 365 पे हम लोगों ने परचेस किया वो अगर कम होते हुए दिखी और 360 के नीचे या 360 पे ट्रेड होने दिखी, तो यहां हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हमें लॉस होगा। लेकिन इससे कम लॉस नहीं होगा। तो 360 पे लॉस आने के बाद अल्टीमेटली हम लोगों की 5 रुपीज का लॉस मैक्सिमम जो हम लोगों ने बेयर कर सकते हैं, तो वो 5 रुपीज का लॉस यहाँ पर हम लोग कंसीडर करके चलते हैं और 360 की स्टॉप लॉस ऑर्डर इसे हम लोग कहते हैं। जैसे ये लोअर साइड है स्टॉप लॉस, उसी तरह से अपर साइड अगर होगा तो अपर साइड के लिए यहां हम लोगों को जो स्टॉप लॉस है वो ज्यादा लगाना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 370, बिकॉज वी आर सेलिंग समथिंग, वी आर टेकिंग द शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन में प्रॉफिट कब होगा, जब हम लोग 365 पे सेल कर रहे हैं और 365 के नीचे अगर ट्रेड होता है तो हमें प्रॉफिट होगा, राइट? अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे लोअर लोज 342 यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, राइट? सो हायर हाइज और लोअर लोज देखते वक्त हम लोग यहाँ कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। तो इस तरह की ऑर्डर्स को प्लेस करते वक्त हम लोग 337 रुपीज जो ऑर्डर यहाँ पर अगर हम लोग बाय साइड प्लेस करके रखते हैं या फिर इससे नीचे, से फॉर एग्जांपल हम लोग ऑर्डर प्लेस करके रखते हैं 325 रुपीज और स्टॉप लॉस है हमारा 310 रुपीज, तो 15 पॉइंट्स के लॉस के साथ हम लोग रिवर्सल में बाउंस बैक के लिए कंसीडर कर सकते हैं ज्यादा मूवमेंट, राइट? तो ये ऑर्डर टाइप इस तरह से स्टॉप लॉस के लिए कंसीडर होती है। क्लियर? देन लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, ये इस तरह की सभी ऑर्डर की एक प्राइसेस है। जैसे कि यहां पर मार्केट ऑर्डर 25 क्वांटिटीज के लिए अगर मार्केट ऑर्डर हम लोगों ने सिलेक्ट की, तो मार्केट ऑर्डर ऑटोमेटिकली जो मार्केट में बाय साइड प्राइस, बाय साइड ऑर्डर है, तो जो सेलर जिस रेट पे अवेलेबल होगा मार्केट में उसे एक डायरेक्टली एग्जीक्यूट होगा, राइट? उसी रेट पे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ मार्केट ऑर्डर। इफ यू प्लेस द लिमिट ऑर्डर, देन वी विल हैव अ ऑप्शन टू एंटर द आर expected price, that is 325, that is limit order. बाय एट अ प्रेफर्ड प्राइस, ये जो हमारी करंट प्रेफर्ड प्राइस जो हम लोग मेंशन करेंगे उस पर बाय करें, बाय एट अ मार्केट प्राइस। क्लियर? ट्रेडिंग प्राइस या ट्रिगर प्राइस के लिए ऑर्डर जो होते हैं वो ऑर्डर इंट्राडे या एमआईएस, ये हमारी पोजीशंस के हिसाब से है। इंट्राडे जो होती है, ये इंट्राडे मतलब हमारी ऑर्डर अगर एग्जीक्यूट हुई बाय साइड तो उसे सेल भी हमें आज ही करना है, दैट इज कॉल्ड इंट्राडे। इट हैज टू बी एग्जिटेड बिफोर द मार्केट क्लोज। अगर हम लोगों ने खुद ने नहीं किया तो सिस्टम विल ऑटोमेटिकली विल एग्जिट आवर ऑर्डर। ठीक? सेकंड, ओवरनाइट, जो हम लोग आने वाली एक्सपायरी तक, जो कि जैसे कि यहाँ पे 23 दिसंबर की एक्सपायरी है, सितंबर की, सॉरी,
तो हम लोग 23 सितंबर की एक्सपायरी के दिन की लास्ट ट्रेडिंग मिनट तक हम लोग इसे कैरी कर सकते हैं, इसीलिए इसे NRML या फिर ओवरनाइट ऑर्डर कहा जाता है। इसके अलावा कवर ऑर्डर्स, AMO, इस तरह की भी ऑर्डर्स होती है। AMO क्या होती है? तो इट इज आफ्टर मार्केट ऑर्डर। और कवर ऑर्डर क्या होती है? जिसमें हम लोग बोथ साइड, बाइंग और सेलिंग साइड, दोनों साइड टारगेट्स यहां पर प्लेस करके रख सकते हैं। कवर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर, इस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड हमें करते हैं। क्लियर? जो अदर कंडीशंस हैं उनमें आने वाली मार्केट प्राइस, ट्रिगर प्राइस, लिमिट प्राइस, प्रो और CLI, राइट? ये हमारी ऑर्डर की अलग अलग टाइप्स है, राइट? तो आई होप कि जो ऑर्डर कंडीशंस के हिसाब से टाइम, प्राइस और अदर कंडीशंस के हिसाब से आने वाली ऑर्डर आप लोगों को क्लियर हो। जो बोल्ट है, जैसे हम लोगों ने नीट के लिए देखा, वैसे ही बोल्ट के लिए लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर, इस तरह की ऑर्डर्स हम लोग प्लेस कर सकते हैं। जबकि ये सभी ऑर्डर जो होती हैं, ये सभी ऑर्डर्स को कुछ इस तरह की हमारी एट्रीब्यूट्स होते हैं। चाहे हमारी ऑर्डर टाइप हो तो उन ऑर्डर टाइप के लिए आने वाले लिमिट, मार्केट पीसी और स्टॉप लॉस, ये सभी एट्रीब्यूट्स होते हैं। इसके अलावा एसेट कोड, प्रोडक्ट टाइप, मैच्योरिटी, कॉल और पुट स्ट्राइक प्राइस, ये सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पर होती है। इसके अलावा बाय सेल इंडिकेटर, ऑर्डर क्वांटिटी, प्राइस, क्लाइंट टाइप, क्लाइंट कोड, ऑर्डर रिटेंशन टाइप, ये सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पर कंसिडर होती है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए। चलो बाय ऑप्शन अगर हम लोग देखते हैं तो क्या क्या दिया है। पहले जो हमारी अंडरलाइंग सिक्योरिटी है या जिस सिक्योरिटी को हम लोग एग्जीक्यूट करने वाले हैं उसके लिए इंफॉर्मेशन दी है। BSC पे परचेस करने वाले हैं या NSE पे परचेस करने वाले हैं, इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे। कितनी क्वांटिटीज हमें स्पेसिफाई करनी है, वो क्वांटिटीज यहाँ दे सकते हैं। दूसरा, जो हमारी प्राइस है, वो प्राइस, उनमें आने वाली मार्केट, लिमिट, स्टॉप लॉस, SLM, ये सभी हमारी ऑर्डर्स कंसीडर होती हैं। ये सभी पॉइंट्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। डे, IOC, इस तरह की ऑर्डर्स हो सकती हैं। और साथ ही साथ में बाय करना है या सेल करना है, ये भी यहाँ पर मेंशन होता है, राइट? तो ये सभी एट्रीब्यूट्स जो होते हैं, ये एट्रीब्यूट्स के साथ एक रिक्वायर्ड मार्जिन रिक्वायर्ड कैलकुलेटर जो होता है, कैलकुलेटर भी यहाँ पर कंसिडर होता है। अब आप लोग सोचेंगे कि सर 465 रुपीज का जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर चल रहा है, उस शेयर को हम लोग यहाँ पर परचेस करने के लिए जा रहे हैं। तो परचेस करते वक्त से फॉर एग्जांपल लिमिट के लिए यहाँ पर हम लोग लेके रखते हैं 465 रुपीज पे। इसके लिए स्टॉप लॉस जो है, वो स्टॉप लॉस हम लोग 5% नीचे का और टारगेट हमारा 10% ऊपर का हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। सो ऐसे सभी प्राइसेस को कंसीडर करके ओवरऑल ऑर्डर में जो मार्जिन रिक्वायर्ड है, वो मार्जिन रिक्वायर्ड 465 रुपीज हमारे लिए लगेगा एक शेयर परचेस करने के लिए। तो 100 के लिए कैलकुलेटर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके देगा 46,500 रुपीज। लेकिन अगर यही हम लोग MIS दैट इज इंट्राडे के लिए कंसीडर करें तो यही मार्जिन रिक्वायरमेंट जो होगी वो हमारी 9,300 रुपीज होगी। ऐसा क्यों? सो मार्जिन जो होता है, ये मार्जिन हमारे लिए मार्जिन जो अवेलेबल मार्जिन होते हैं उनके बेसिस पे डिसाइड होता है। तो ये मार्जिन कुछ अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन करके कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डिफरेंट ब्रोकर्स डिफरेंट तरह की मार्जिन अवेलेबल करके देते हैं। अब इंट्राडे के लिए लगभग 46,000 रुपीज जब उन लोगों को लगने वाले थे, 46,500, उसकी 9,300 मतलब ऑलमोस्ट 20% अमाउंट जो थी वही हमें रिक्वायर्ड होगी और बाकी सारी अमाउंट जो होगी वो हमारी जो ब्रोकर है वो ब्रोकर एडजस्ट करेंगे। मतलब 5 टाइम्स मार्जिन हमें ब्रोकर अवेलेबल करके देता है। बट कंडीशन इज दैट ऑर्डर मस्ट बी फॉर द इंट्राडे, राइट? तो 465 पे चलो फॉर एग्जांपल हम लोग 1000 क्वांटिटी लेते हैं 93,000 के लिए।
तो 465 पे हम लोग बाय करते हैं और 466 पे सेल करते हैं, तो 93,000 पे 1,000 श्योर शॉट प्रॉफिट मिलेगा, राइट। श्योर शॉट 1 रुपीज करने के लिए, राइट। तो इस हिसाब से ऑर्डर टाइप्स में जो मार्जिन अवेलेबल होती है वो मार्जिन भी ब्रोकर हमें प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, गुड फॉर अ डे, देन ऑर्डर रिटेंशन पीरियड, प्रोटेक्शन पॉइंट्स, ये सभी हमारे लिए ओवरऑल ऑर्डर से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स हैं। ऐसे सभी ऑर्डर्स जो यहाँ पर ऑर्डर रिटेंशन पीरियड या फिर गुड फॉर द डे जो बोला गया है, इसे हम लोग जीटीडी या जीटीसी कहते हैं। अब जीटीडी और जीटीसी क्या है ये हम लोग देखते हैं। से फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक शेयर 465 पे लेके चलते हैं, तो ये जो जीटीटी यहाँ पर दिखाई दिए गए, ये जीटीटी हमारे स्टॉप लॉस और टारगेट को स्पेसिफाई करता है। ये जीटीटी हमारे स्टॉप लॉस और टारगेट को स्पेसिफाई करता है, राइट। तो इन टारगेट को स्पेसिफाई करने के लिए जब हम लोग ऑर्डर एग्जीक्यूट होती है तो 465 पे एक बार ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद इमीडिएट ट्रिगर एक्टिवेट होता है। व्हाट इज ट्रिगर? जो स्टॉप लॉस हम लोगों ने प्लेस करके रखा है तो -5%, तो 465 का -5% मतलब लगभग 2.3 रुपीज, 2.30, 2 रुपए 30 पैसे ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो लोअर साइड अगर इसके कम अगर प्राइस आती है तो ऑटोमेटिकली आर स्टॉप लॉस विल हिट एंड एग्जिट ऑर्डर विल बी प्लेस्ड। इन केस टारगेट, अगर टारगेट होगा तो टारगेट अगर 10% लेके चलते हैं तो 4.6 रुपीज अपसाइड मूव मिली तो हमारे टारगेट के लिए ट्रिगर एक्टिवेट हो जाएगा। और इन दोनों के बेसिस पे ओवरऑल हमें नोटिफिकेशन मिलेगा फॉर द लॉन्ग टर्म। और ये जो जीटीटी होता है, ये जीटीटी 1 साल के लिए वैलिडेट होता है। जीटीटी का फंक्शन क्या है कि हम लोग स्टॉप लॉस और टारगेट साइमल्टेनियसली परसेंटेज फॉर्म में यहां पर सेट करके रख सकते हैं। जीटीटी ऑटोमेटिकली क्रिएट फॉर द पोजीशन ऑन ऑर्डर कंप्लीशन। जब एक बार ऑर्डर मतलब हम लोग बाय ऑर्डर ले रहे हैं तो बाय ऑर्डर के साथ स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए दोनों जीटीटी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे, राइट। तो ये हमारी ऑर्डर टाइप का ही एक हिस्सा है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू द ऑर्डर मैचिंग। अब ऑर्डर मैचिंग के लिए मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ऑर्डर मैचिंग क्या होता है, क्या कंसेप्ट है। एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए ऑर्डर मैच होना जरूरी है। अब ऑर्डर मैच होने के लिए आप लोग यहां पर देख सकते हो, जो ब्लू साइड है दीज आर बायर्स एंड रेड साइड दीज आर सेलर्स। सो ऑर्डर किसी ने प्लेस करके रखी है सेल करने के लिए 466.25 या 20 पे, तो यहां उसी पर्टिकुलर लेवल पे ऑर्डर कोई परचेस करता है, मार्केट ऑर्डर या सेल ऑर्डर, तो ऑटोमेटिकली जब मैच होती है तो हमारी एलटीपी चेंज होती है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस चेंज होती है। क्वेश्चन आपको आएगा कि सर यहाँ पे 466 दिख रहा है लेकिन यहाँ पर 465.90 या 850 दिख रहा है। सो दोनों एग्जैक्ट मैच नहीं है। एग्जैक्टली दीज आर दी ऑर्डर्स विच आर प्लेस्ड बाय द क्लाइंट्स। अगर ऑर्डर प्लेस करके वो एग्जीक्यूट होती है तो वो एग्जीक्यूटेड ऑर्डर यहां पर नहीं दिखेगी। यहां पर ऑर्डर जो ऑलरेडी सिस्टम में प्लेस किए लेकिन जो एग्जीक्यूट नहीं हुई है, ऐसी सभी ऑर्डर्स यहां पर दी है। सॉरी जो ऑर्डर एग्जीक्यूट होती है उन ऑर्डर के लिए हम लोग कहते हैं लास्ट ट्रेडेड प्राइस, दैट इज 465.60। और लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटीज यहां पर भी हम लोग देख सकते हैं, जो 5, 25, तो ये क्वांटिटीज कैश मार्केट में बाय या सेल कोई दूसरे क्लाइंट्स कर रहे हैं, जिसके लिए ऑटोमेटिकली एलटीपी चेंज होते जा रही है। ओके, देन द ट्रेडर वर्क स्टेशन एट एनएससी। अब जो एनएससी है तो एनएससी के लिए अलग अलग जो ब्रोकर्स है, रजिस्टर ब्रोकर्स, उन ब्रोकर्स के लिए जो विंडो होती है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जिसे हम लोग मार्केट वॉच कहते हैं, वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अलग अलग होते हैं।
राइट। तो मार्केट वॉच विंडो क्या होती है? मार्केट वॉच विंडो के साथ साथ उसमें आने वाली इंफॉर्मेशन कौन कौन से होती है, उनमें आने वाली जो ओवरऑल इंक्वायरी विंडो होगी, उसमें आने वाली कौन कौन सी प्राइसेस होती है, ये सभी हम लोग अब लाइव देखेंगे। जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो ये जीरोधा जो हमारी ब्रोकर्स है, ब्रोकिंग का कंपनी है, उनकी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है। सो यहां से नीचे 1 2 3 4 5 ये हमारे लिए मार्केट वॉच सेगमेंट इंडिविजुअल क्लाइंट के लिए दिए हुए हैं। और इन मार्केट वॉच सेगमेंट्स को कंसीडर करके सॉरी, इन मार्केट वॉच सेगमेंट्स को कंसीडर करके हम यहां पर पर्टिकुलर सिक्योरिटीज को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कंपनी की नाम के बारे में सोचें तो कंपनी के नाम के साथ सिंबल जो होता है वो सिंबल भी यहाँ पर कंसीडर होता है। जैसे कि अगर हम लोग टाटा मोटर्स के बारे में सोचें तो टाटा मोटर्स अगर हम लोग टाइप कर दें तो टाटा मोटर्स का सिंबल आएगा, उसे हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे लिए टाटा मोटर्स पर्टिकुलर स्क्रिप्ट जो होगी वो स्क्रिप्ट मतलब शेयर्स के लिए यहाँ पर एंट्री यहाँ पर दिखने लगेगी। इसमें आने वाली बाय साइड विंडो, सेल साइड विंडो या फिर मार्केट डेप्थ विंडो, ये मार्केट डेप्थ मतलब हमारी मार्केट इंक्वायरी होती है। राइट, अलग अलग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में डिफरेंट कीज के हिसाब से, शॉर्टकट कीज के साथ हम लोग इस तरह की ओवरऑल जो प्लेटफॉर्म्स होंगे उन्हें हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, उन्हें हम लोग यूज में ले सकते हैं। राइट, जैसे कि आप लोग यहां पर देख रहे हो स्क्रीन पर कि टाटा मोटर्स के लिए मार्केट डेप्थ के लिए ओवरऑल बिड साइज, ऑर्डर साइज, कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं वो हमें यहां पर दिखाई देते हैं। ऑफर प्राइस और बिड प्राइस जो बायर्स है उन बायर्स की एक्सपेक्टेड बिड प्राइस जो होगी वो यहाँ पर दिखाई देती है। ऐसे कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स, से फॉर एग्जांपल 313.85 पे 20 ऑर्डर्स पेंडिंग है, 19 ऑर्डर्स पेंडिंग है, जो ओवरऑल क्वांटिटी 7 इस तरह की है। सो ये सभी ऑर्डर्स एक तो एग्जीक्यूट होगी या फिर इसकी अपसाइड या डाउन साइड मूव होती चली जाएगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 19 की 20 हो चुकी, अब ये 314 के बारे में सोचते हैं हम लोग तो 76 है, अगेन 18, तो ये फ्लक्चुएशन बायर्स और सेलर्स की जो वॉल्यूम है उनके बेसिस पे होता है। इसे हम लोग ये मार्केट डेप्थ विंडो कहते हैं, जिसमें हमारी ओपन, हाई, लो, क्लोज ये हमारे इंक्लूडेड होते हैं। साथ ही साथ वॉल्यूम भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इस बेसिस पे जो लोअर सर्किट और अपर सर्किट है, दिस इज रिलेटेड टू द प्राइस मूवमेंट। ये सर्किट मतलब अपसाइड या डाउन साइड कितनी मूव हो सकती है प्राइसेस में, या चेंजेस हो सकते हैं और वहां तक ही रेस्ट्रिक्टेड रहेंगे ड्यूरिंग दिस डे पीरियड, ये मेंशन किया गया है। जो कि टाटा मोटर्स के लिए 314 अगर करंट प्राइस चल रही है, ट्रेडिंग हो रही है, तो वो लोअर साइड 280.50 या हायर साइड 342.80 तक ट्रेड हो सकती है। नेक्स्ट, मार्केट बाय प्राइस। जो हमारी मार्केट बाय प्राइस है, तो ये विंडो जो हमारी मार्केट में ओवरऑल बेस्ट प्राइसेस जो अवेलेबल होती है वो यहां पर देखने को मिलती है। राइट, नेक्स्ट, प्लेसिंग ऑर्डर ऑन द ट्रेडिंग सिस्टम। हम लोगों ने ऑर्डर किस तरह से प्लेस कर रही है ये हम लोगों ने देखा है कि बाय या सेल करने के लिए यहाँ हम लोग बाय प्लेस करेंगे, ऑर्डर की डिटेल्स यहाँ पर इंटर करेंगे और इसके साथ हम लोग ऑर्डर पे बाय क्लिक करके बाय प्लेस ऑर्डर प्लेस करेंगे, अदरवाइज सेल ऑर्डर प्लेस करेंगे। राइट, नेक्स्ट आगे का पॉइंट जो है इट इज रिलेटेड टू द मार्केट स्प्रेड और कॉम्बिनेशन ऑर्डर एंट्री। अब कॉम्बिनेशन ऑर्डर एंट्री मतलब जो नीट है हमारी F&O ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो स्प्रेड और कॉम्बिनेशन ट्रेड्स जो हमारी ओवरऑल पोर्टफोलियो के लिए, जब जो स्ट्रैटेजी हम लोगों ने फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए देखी है, तो उन फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए एक बास्केट ऑर्डर हम लोग प्लेस कर सकते हैं। फ्यूचर और ऑप्शंस के लिए हम लोग बास्केट ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। ये बास्केट ऑर्डर होती क्या है, किस तरह से होती है, तो
तो ओवरऑल हम लोग एक पोर्टफोलियो क्रिएट करके ऑर्डर प्लेस करते हैं। सो बाइंग साइड, सेलिंग साइड, पुट और कॉल, इन दोनों के बेसिस पे या फ्यूचर्स के लिए कंसिडर करके ओवरऑल ऑर्डर एक ही पर अलग अलग डिफरेंट ऑर्डर्स एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग कंसिडर करके प्लेस कर सकते हैं, राइट। सो ये हमारी मार्केट स्प्रेड या फिर बास्केट ट्रेडिंग के लिए यूजफुल ऑर्डर्स है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्पेसिफिकेशन फॉर द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब स्पेसिफिकेशन फॉर द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेसिफिकेशन फॉर द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, इनमें से आने वाले कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने इससे पहले सीखे हैं, राइट। हम डायरेक्टली एक के बाद एक उसे रीड करते हैं। पहला है अंडरलाइन असेट। अब अंडरलाइन असेट क्या है? अंडरलाइन असेट मतलब नॉर्मली हम लोग जब डेरिवेटिव सेगमेंट में देखते हैं तो डेरिवेटिव सेगमेंट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, ये रही हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आ जाओ नीचे। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए SBIN अक्टूबर फुट, सितंबर फुट, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए यहाँ अक्टूबर सितंबर की जो फुट की फ्यूचर की प्राइस चल रही है 466.70 है और कैश मार्केट में प्राइस चल रही है 466.45, जबकि अक्टूबर की फ्यूचर के लिए 468.60 जो कि ज्यादा है, राइट। सो इस केस में अगर हम लोग कंसीडर करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कैश मार्केट की जो प्राइस है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारी अंडरलाइन असेट है, जबकि ये हमारी फ्यूचर्स जो है ये हमारे सेगमेंट्स है, ये हमारे डेरिवेटिव्स है। सो अंडरलाइन असेट क्लियर। ट्रेडिंग एक्सचेंजेस मतलब अगर हम लोग SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फ्यूचर के बारे में कंसीडर करते हैं, फ्यूचर के लिए जो NFO, व्हाट इज NFO? NFO इज रिलेटेड टू द sorry NFO is related to the NSE, राइट, जो हमारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए SBIN फुट, राइट। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए ये हमारी जो है ये NSE के, तो इसी तरह के फ्यूचर एंड ऑप्शन BSE के लिए कुछ है क्या, तो वो भी हम लोग चेक करेंगे। देन सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर मतलब ओवरऑल जो हम लोग परचेस करने वाले हैं, उन परचेस करने वाली ओवरऑल सिक्योरिटी जो हमारी डेरिवेटिव है, उन डेरिवेटिव को डिस्क्रिप्शन करने वाला। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सितंबर फुट मतलब फ्यूचर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अक्टूबर फ्यूचर, दिस इज कॉल्ड एज अ सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर, जो हमारा सिक्योरिटी का नाम होगा। देन कॉन्ट्रैक्ट साइज, अगर हम लोग बाय करने के लिए गए तो बाय करते वक्त जो 1500 है वो 15 हमारी लॉट साइज जिसे हम लोग कहते हैं, वही हमारी कॉन्ट्रैक्ट साइज बन जाती है। तो एक शेयर परचेस करना है तो हमें कम से कम एक फुट परचेस करना है तो कम से कम हमें 1500 क्वांटिटीज परचेस करनी होगी, जिसके लिए रिक्वायर्ड मार्जिन हमारे लिए लगेगा, अगर हम लोग ओवरनाइट कैलकुलेट करते हैं तो 2,45,512 रुपीज, जिसकी एक्सपायरी कब होगी, तो हमारी अक्टूबर की जो हमारी अक्टूबर की एक्सपायरी होगी, उस अक्टूबर की एक्सपायरी हमारी फ्यूचर की एक्सपायरी होगी, जो हमारी प्राइस स्टेप्स और प्राइस बैंड्स के लिए कंसिडर होती है। व्हाट इज प्राइस स्टेप्स? तो प्राइस स्टेप्स मतलब जो टिक साइज होती है, उसे टिक साइज को हम लोग प्राइस स्टेप्स कहते हैं। जैसे कि 467.2, 67.25, तो 0.5 विल बी कंसिडर्ड एज अ टिक साइज और प्राइस स्टेप्स। व्हाट इज प्राइस बैंड? तो प्राइस बैंड मतलब जो ओवरऑल रेंज हम लोग कंसीडर करते हैं कि इस प्राइस बैंड में हमें परचेस करनी है या रेंज में परचेस करनी है, वो होती है हमारी प्राइस बैंड। देन नेक्स्ट जो होती है, इट इज रिलेटेड टू द ट्रेडिंग साइकिल। अब ट्रेडिंग साइकिल मतलब ओवरऑल जो हमारी एक्सपायरी, करंट डेट टू एक्सपायरी, जो हमारा ओवरऑल पीरियड होगा वो हमारा ट्रेडिंग साइकिल होता है। सितंबर फुट के लिए जो सितंबर मंथ की एक्सपायरी होगी, लास्ट थर्सडे जो होगा, जो 30 सितंबर है, वो हमारी एक्सपायरी डेट होगी फ्यूचर की, राइट। अगर हम लोग कंसीडर करें वही
अक्टूबर के लिए, तो अक्टूबर की एक्सपायरी, तो हमारे लिए आज के दिन से सितंबर या अक्टूबर की एक्सपायरी की डेट तक ये हमारा ट्रेडिंग साइकिल बनेगा। नेक्स्ट एक्सपायरी डे, ये हमें पता ही है जो एक्सपायरेशन डे होगा। और सेटलमेंट बेसिस जो होती है, वो सेटलमेंट बेसिस भी हम लोगों ने इससे पहले सीखा है, वेदर इट में बी ऑन अ डिलीवरी बेसिस और इट में बी ऑन अ कैश बेसिस, राइट। नेक्स्ट सेटलमेंट प्राइस, करंट अंडरलाइन सिक्योरिटी के लिए आज हम लोगों ने 46.85 अगर परचेस किया अक्टूबर के फुट के लिए, लेकिन आगे चल के ये 46.40 की पुट प्राइस ज्यादा बढ़ने से कम होते दिखी, तो ये हमारे लिए ओवरऑल नुकसान होगा। और जो सेटलमेंट डेट, जो हमारी एक्सपायरी डे होगा, उस एक्सपायरी पे जो प्राइस सेटल होगी, तो हमारी जो कैश मार्केट की पोजीशन होगी अंडरलाइन सिक्योरिटी की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो उसे इक्वलाइज ये हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? तो फिलहाल के लिए अगर आपको ओपन इंटरेस्ट देखना हो, तो ओपन इंटरेस्ट जो मार्केट डेप्थ में हम लोगों को देखने को मिलता है, दिस इज कॉल्ड ओपन इंटरेस्ट। ये हमें 20 डिफरेंट पोजीशंस के लिए देखने को मिलता है। सो ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सितंबर फ्यूचर को बाय करने के लिए 10,75,000 जो इंटरेस्ट ओपन इंटरेस्ट क्वांटिटी दिख रही है, जबकि 22 लाख सेलर्स की क्वांटिटी दिख रही है। तो सेलर्स की क्वांटिटी ज्यादा है, तो एक्सपेक्टेशन सितंबर के एंडिंग में ये जो 464 रुपीज हाई जो हमें प्राइस दिख रही है, ये 464 रुपीज सितंबर के एंडिंग तक हमें लगभग 420 या 430 की लेवल तक देखने को मिल सकती है लोअर साइड। वाई? सितंबर फ्यूचर में हमारे सेलर्स ज्यादा है, राइट। अगर हम लोग अक्टूबर फ्यूचर के बारे में सोचें, तो अक्टूबर फ्यूचर के लिए यहां पर ओवरऑल डेप्थ अगर देखें, वॉल्यूम देखें, तो दोनों को मिला के 6 लाख या 7 लाख के अराउंड वॉल्यूम है, लेकिन यहां पर भी सेलर की वॉल्यूम ज्यादा है कंपैरेटिवली बायर्स की, राइट। तो इन्हें कंसीडर करके हम लोग लोअर साइड देख सकते हैं सितंबर एंडिंग तक। ओके, अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट अगर कंसीडर करें, तो नेक्स्ट पॉइंट के लिए आते हैं हम लोग, दैट इज स्पेसिफिकेशन फॉर द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। अगेन सेम, जिस तरह से फ्यूचर के लिए उसी तरह से अंडरलाइन एसेट ऑप्शन के लिए भी होंगी। ट्रेडिंग एक्सचेंजेस बीएससी और एनएससी। सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर मतलब हमारे ऑप्शन इंडेक्स जो होती है, उनमें बैंक निफ्टी या इंडिविजुअल के लिए या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए कंसीडर करते हैं, तो सितंबर एक्सपायरी स्ट्राइक प्राइस जिसमें दी जाती है, कॉल या पुट मेंशन किया जाता है, वो भी यहाँ पर कंसीडर होता है, राइट। अगर देखा जाए तो नेक्स्ट पॉइंट दैट इज कॉन्ट्रैक्ट साइज, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द लॉट साइज, जो हम लोगों ने इससे पहले भी सीखी है। दैट इज लॉट साइज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए 1500 की रेंज है, तो 1500 की रेंज में ही हमें बाय या सेल करना पड़ेगा। दैट इज कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑल्सो। प्राइस स्टेप्स, अगेन टिक साइज, लगभग हर एक के लिए टिक साइज जो होती है वो 0.005 ही होती है। प्राइस बैंड, ट्रेडिंग साइकिल्स, एक्सपायरी डे, सेटलमेंट बेसिस और सेटलमेंट प्राइस, ये सभी हमारे लिए ओवरऑल जो फ्यूचर के लिए उन्हीं तरह ऑप्शंस के लिए भी ये सारी टर्म्स इंप्लीमेंटेड होती है, जो हम लोगों ने फ्यूचर और ऑप्शंस ये पर्टिकुलर चैप्टर सीखते वक्त ही कवर कर ली थी इंपॉर्टेंट टर्म्स में, है। आप चाहो तो उनसे रिलेटेड जो ऑलरेडी अपलोडेड वीडियोस है, उन वीडियोस को भी आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट इज criteria for stocks and index eligibility for trading on the NSE and BSE. The eligibility criteria, जो eligibility criteria है, तो उनमें जो सेबी के थ्रू जो सर्कुलर आता है, उनके थ्रू BSE NSE पे जो स्टॉक्स या इंडेक्स जो फ्यूचर या ऑप्शंस के लिए ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो सकते हैं, तो उनके लिए कुछ एलिजिबिलिटी टर्म्स एंड कंडीशंस दी है। वो टर्म्स एंड कंडीशंस 23 जुलाई की जो 2012 की जो सर्कुलर है और 2 जनवरी 2012 का जो सर्कुलर है, उनसे मैच होने चाहिए, राइट। सो इनमें आने वाली बाकी सारे पॉइंट्स के बाद हम लोग कवर करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आने वाला पहला पॉइंट,
The stock would be chosen from amongst the top 500 stocks in the terms of average daily market capitalization and average daily traded value in the previous 6 months period on the rolling basis. So overall जो स्टॉक के लिए जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हैं उन वॉल्यूम्स और मार्केट कैपिटलाइजेशन की जो रेंज है उन रेंज में टॉप 500 स्टॉक्स जो है वो हमारे यहाँ पर चूज किए जाते हैं F&O के लिए. देन स्टॉक जो एलिजिबल है उनके लिए क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर साइज जो होती है लास्ट 6 मंथ के लिए वो ₹10 लाख से कम नहीं होनी चाहिए. इस तरह की जो मेन ऑर्डर साइज है वो हमें कैलकुलेट करते रहनी चाहिए या फिर कैलकुलेट करके हमारे जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कैलकुलेट करके इनकी एलिजिबिलिटी डिसाइड करते हैं. थर्ड पॉइंट इज मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट. मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट मतलब ओवरऑल जो स्टॉक की पोजीशन होगी तो वो 300 करोड़ रुपीस जो होगी उनके बेसिस पे हमारी कंसिडरेशन होनी चाहिए. राइट. जो हमारी प्रमोटर होते हैं उन प्रमोटर ने 20% जो ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं उन 20% शेयर्स जो हमारे नॉन प्रमोटर बेसिस के लिए अवेलेबल होने चाहिए. देन द क्राइटेरिया फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ सिक्योरिटीज इन F&O सेगमेंट शॉल बी एज अंडर. जो F&O स्टॉक होंगे उनके लिए ओवरऑल पोजीशन लिमिट की जो होगी वो 200 CR मतलब 200 करोड़ जो होगी उनकी मीडियन क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर साइज over the last 6 months shall not be less than 5 lakhs. The stock derivative contract on that stock should have average monthly turnover in derivative segment over the last 3 months of not less than 100 crores. The stock shall be excluded if the above criteria are not fulfilled for the consecutively 3 months. So overall ये जो इंफॉर्मेशन एलिजिबिलिटी के लिए इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस तो पूछा नहीं जाएगा. ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड फिगर्स होती है जो हमारी NSE या BSE की नॉर्म्स के हिसाब से फॉलो की जाती है. देन द मेथोडोलॉजी ऑफ यूज कैलकुलेटिंग द क्वार्टर सिग्मा ये एडिशनल पॉइंट है विच इज जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन. राइट. ये कैलकुलेशन कहीं पर भी हम लोगों यूज में नहीं लेना है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर स्टॉक ऑन अकाउंट ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग. कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी है जैसे कि फॉर एग्जांपल द फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑन द स्टॉक ऑफ द ओरिजिनल कंपनी वेर ट्रेडेड ऑन एनी एक्सचेंज प्रायर टू इट्स रिस्ट्रक्चरिंग. तो फ्यूचर और ऑप्शन जो होगी उनकी ओवरऑल कंपनी के जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो किसी एक्सचेंज पे रिस्ट्रक्चरिंग के लिए कंसिडर किया जाए या फिर कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे ट्रेड किया जाना चाहिए. The pre-restructured company had a market capitalization of at least 1,000 crore prior to restructuring. जो restructuring होगी उन restructuring से पहले 1,000 करोड़ का overall market capitalization वहाँ पे होना चाहिए. Then the post-restructured company would be treated like a new stock, and if it is in the opinion of stock exchange likely to be at least 1/3 of the size of the pre-restructuring company in terms of the revenue or assets or analyst valuations, and the scheme of restructuring does not suggest that the post-restructured company would have any characteristics that would render the companies ineligible for the derivative trading. Overall IPO के थ्रू हम लोग इस तरह की पोस्ट रिस्ट्रक्चर कंपनी के लिए F&O सेगमेंट में एंट्री कर सकते हैं. देन डिसकंटिन्यू और एग्जिट ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन स्टॉक्स. सेबी ने कुछ एग्जिट क्राइटेरिया और एग्जिट क्राइटेरिया के साथ साथ कुछ एडिशनल बैन पीरियड्स के लिए कंसीडर की हुई डिसकंटिन्यूइंग फीचर्स यहाँ पर दिए हुए हैं. राइट. तो ऐसे कौन सा रूल है? तो रूल नंबर जो सर्कुलर है वो सर्कुलर नंबर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है. इस सर्कुलर के नंबर के बेसिस पे यहाँ पर डिसकंटिन्यूएशन के लिए कुछ स्टेप्स दिए हैं. ये स्टेप्स आपको पढ़नी है. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू द ट्रेडिंग चार्जेस.
The maximum brokerage chargeable by a trading member in relation to the trades affected in the contracts admitted to the dealing on the F&O segment of the NSE is fixed at the 2.5% of the contract value in case of index future and in case of stock futures. तो F&O सेगमेंट में जो कोई भी हमारी चार्जेस है, उन चार्जेस के लिए ओवरऑल स्ट्राइक प्राइस पर प्रीमियम इनटू क्वांटिटी, इस बेसिस पे हमारी ओवरऑल वैल्यू कंसिडर की जाती है ब्रोकरेज के लिए, राइट। तो ऐसी ब्रोकरेज की वैल्यू ज्यादातर मैक्सिमम लिमिट जो 2.5% दी हुई है, ये मैक्सिमम लिमिट हमारे हिसाब से, तो ओवरऑल जो ब्रोकर्स हैं वो ब्रोकर्स इनके लिए जो चार्जेस है वो चार्जेस प्री स्पेसिफाइड होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग जीरोधा के लिए कंसीडर करें तो जीरोधा के लिए फ्यूचर और ऑप्शंस के लिए वन साइड ट्रेड अगर हम लोग करते हैं तो वन साइड ट्रेड करने के लिए हमें मैक्सिमम 20 रुपीज पे करने होते हैं। ये 20 रुपीज हमारे ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं वन साइड के लिए। अगर हम लोग वही 5 पैसा के बारे में सोचें तो 5 पैसा कंपनी यहाँ पर 10 रुपीज पर ट्रेड वन साइड चार्ज करते हैं। सो अगर हम लोग बाय साइड पोजीशन ले रहे हैं, बाय साइड ट्रेड परचेस कर रहे हैं, तो बाय साइड के लिए जो पोजीशन मिलेगी उनके हिसाब से वन साइड के लिए जितना अमाउंट लगेगा उतना अमाउंट यहाँ पर कंसीडर होता है, राइट। देन द नेक्स्ट वन इज रिलेटेड टू द सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। जो बायर्स होते हैं तो ब्रोकरेजेस के साथ साथ जो ब्रोकरेजेस पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है तो फाइनेंस एक्ट के अंडर उन्होंने 2004-2008 के अंडर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में कुछ चेंजेस किए और 2016 के हिसाब से जो न्यू रेट है वो न्यू रेट आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहे हैं। जो टैक्सेबल सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन होते हैं जिसमें सेल ऑफ ऑप्शन इन सिक्योरिटीज, सेल ऑफ ऑप्शन इन सिक्योरिटीज वेयर ऑप्शन इज एक्सरसाइज, और सेल ऑफ ऑप्शन सेल ऑफ फ्यूचर इज सिक्योरिटीज। तो ओवरऑल इन तरह की पेएबल बाय परचेसर सेलर, इन तरह की टैक्सेशन की स्कीम्स सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के लिए स्पेसिफाई की गई है, राइट। तो ये जो परसेंटेज है, ये जो रेट है 0.05 या 0.125 या 0.01%, तो ये सभी टैक्सेस हम लोगों को एडिशनली पे करने होते हैं। सो ओवरऑल जब हम लोग कोई ट्रांजैक्शन में एग्जीक्यूट करते हैं, एंटर करते हैं, से फॉर एग्जांपल बाय या सेल साइड ऑन द ट्रेडिंग पोर्टल, तो ट्रेडिंग पोर्टल में हम लोगों ने सॉरी ट्रेडिंग पोर्टल के लिए जो ब्रोकरेजेस चार्ज होगा, से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए अगर हम लोग 450 का कॉल, यहाँ पर जो 18 रुपीज की प्राइस चल रही है, अगर हम लोग इसे कंसीडर करें तो इसके अलावा हम लोग कंसीडर करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 460 रुपीज का पुट, और वो भी सितंबर मंथ का। तो इसके लिए 11 रुपीज जो वैल्यू यहाँ पर दिख रही है हमें, ये 11 रुपीज की वैल्यू की डे लो जो था वो 8.75 था और हाई प्राइस 12.15 थी। तो हम लोग कंसीडर करके चलते हैं कि आज अगर हम लोग इसे परचेस करते हैं और सितंबर एक्सपायरी तक इसे होल्ड करते हैं तो इसकी प्राइस ज़्यादा होगी, राइट। तो कितनी ज़्यादा हो सकती है, तो हम लोग उसके लिए कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो 461 जो करंट स्ट्राइक प्राइस है और 460 रुपीज़ जो अभी हमारी स्ट्राइक प्राइस है, तो ये एक ही रुपया ज़्यादा है। तो अगर यहाँ से कम जाती है, 450 के नीचे जाती है, तो शायद हम लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। तो इसके लिए अगर हम लोग ये बाय पोजीशन यहाँ पर कंसीडर करें और एक लॉट की जगह पे हम लोग यहाँ पर लगभग 10 लॉट्स परचेस करें, तो 10 लॉट के लिए 1,70,000 रुपीज़ हम लोगों को यहाँ पर लगेंगे। तो 1,70,000 रुपीज़ के लिए वन साइड के लिए, ओनली फॉर द वन साइड, हमें 20 रुपीज़ चार्ज पे करना है। और अगर हम लोग सेल करते हैं तो दूसरे 20 रुपीज़ चार्ज करना है, तो ओवरऑल 40 रुपीज़ हमें पे करना है। तो 40 रुपीज़ प्लस सर्विस चार्ज जो कि हमारा जीएसटी है, वो जीएसटी पे करना होगा। तो जीएसटी प्लस सर्विस टैक्स प्लस जब हम लोग सेल करेंगे तो लगने वाला सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स,
इन सब का मिला के हमारे लिए ओवरऑल बन जाता है चार्जेस फॉर द सिक्योरिटीज ट्रेडेड इन एफ सेगमेंट। अब हम लोगों ने एफ के लिए फ्यूचर या ऑप्शन के लिए, ऑप्शन या फ्यूचर दोनों में से किसी एक के लिए भी चार्जेस स्प्लिट किए सीखे तो भी दूसरे के लिए भी सिमिलर होते हैं, राइट। सो ऑप्शन में आने वाली एसटीटी इज एप्लीकेबल ऑन द सेल ट्रांजैक्शन फॉर बोथ फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। उसी तरह एसटीडी जो होती है वो एसटीडी इज पेएबल बाय द क्लियरिंग मेंबर is the sum total of the STD payable by the trading members clearing under him. The trading member liability is the aggregate STT liability of the clients trading through him. मतलब अगर जीरोधा के बारे में अगर सोचें तो जीरोधा के थ्रू जितने भी सारे ओवरऑल उनके क्लाइंट्स होंगे, वो क्लाइंट जितने ट्रेड करेंगे उनके थ्रू जितना एसटीडी जनरेट होगा, वो एसटीडी क्लाइंट के थ्रू जो जनरेट हुआ है वो जीरोधा जो हमारी ओवरऑल ट्रेडिंग मेंबर जो है उन्हें पे करना होता है, राइट। देन क्लियरिंग एंटिटीज एंड देयर रोल। क्लियरिंग एंटिटीज में एनएससी-सीसीएल जो कि हमारी नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, इनके बारे में यहां पर दिया हुआ है, जिसमें आने वाली इंफॉर्मेशन कि इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। टू ब्रिंग एंड सस्टेन द कॉन्फिडेंस इन द क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, टू प्रमोट एंड मेंटेन अ शॉर्ट एंड कंसिस्टेंट सेटलमेंट साइकिल्स, टू प्रोवाइड counterparty risk guarantee and to operate a tight risk containment system। ये हमारे बेसिक ऑब्जेक्टिव है एनएससीसीएल के। लगभग इसी तरह के कुछ ऑब्जेक्टिव हमारे आईसीसीएल के हैं। एनएससीसीएल जो है ये हमारी निफ्टी के लिए ट्रेडिंग क्लियरिंग सिस्टम है, और आईसीसीएल ये जो है हमारी बीएससी के लिए है। एनएससी के लिए जो टास्क है वो टास्क कौन कौन से परफॉर्मेंस वर्क वहां पे डन होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लियर्स ऑल ट्रेड्स बाइंग एंड सेलिंग साइड, डिटरमाइंस ऑब्लिगेशन ऑफ मेंबर्स, जो हमारे ट्रेडर्स जो है उन ट्रेडिंग में जो मेंबर्स है, ट्रेडिंग मेंबर्स जो है उनकी जो ऑब्लिगेशंस है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो डिटरमाइन होती है। अरेंजेस फॉर द पे इन एंड पे आउट फंड्स इन द सिक्योरिटीज, मतलब बायर साइड सेलर साइड जिस तरह से फंड्स ऑर्गेनाइज करना है वो सभी यहां पर कंसीडर होता है। देन अज्यूम्स द काउंटर पार्टी रिस्क फॉर ईच मेंबर एंड गारंटी द फाइनेंशियल सेटलमेंट। जो हम लोगों ने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट सीखते वक्त फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स ऑप्शंस और फॉरवर्ड्स, जो रिस्क हमारी ओवर द काउंटर ट्रेड्स के लिए होती है, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में काउंटर पार्टी रिस्क अवेलेबल एग्जिस्ट होती है, वो यहाँ ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम की वजह से फ्यूचर एंड ऑप्शन में नहीं होती है, बिकॉज द फाइनेंशियल सेटलमेंट विल बी इंश्योर्ड बाय द क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस। देन उसके अलावा जो आगे नेक्स्ट पॉइंट दिया है, द नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड फर्स्ट इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन टू गेट रेटेड। जो एनएससीसीएल है वो हमारी फर्स्ट इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है जो इस तरह की रेट हमें मिला है। जो क्रिसिल है, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, तो उन्होंने हमें AAA इस तरह का रेटिंग दिया था एनएससीसीएल को। देन इसके अलावा अदर इंफॉर्मेशन एनएससीसीएल के लिए, द क्लियरिंग फंक्शन ऑफ द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इज डिजाइन टू वर्क आउट दैट इज व्हाट मेंबर्स आर ड्यू टू डिलीवर एंड व्हाट मेंबर्स आर ड्यू टू रिसीव ऑन द सेटलमेंट डेट। तो ओवरऑल एनएससीसीएल की जो सॉफ्टवेयर है वो फंक्शन किस तरह से करता है कि जो बायर और सेलर्स इनकी जो ऑब्लिगेशंस है इनमें किसे पे करना है और कौन रिसीव करेगा, ये ओवरऑल फाइंड आउट करना और उनकी इन तरह की पे इन और पे आउट अरेंज करके देना विद द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग मेंबर्स। ऑटो डिलीवरी आउट फैसिलिटी, जो एनएससीसीएल है तो उनकी ऑटो डिलीवरी आउट फैसिलिटी, जो एनएसडीएल और सीडीएसएल जो हमारी डिपॉजिटरीज है, उन डिपॉजिटरीज के थ्रू हमारी बाइंग और सेलिंग के साथ हमारी जो डिपॉजिटरीज में ओवरऑल कस्टडी होती है अंडरलाइंग सिक्योरिटीज के लिए, तो उन सिक्योरिटीज को या फिर ट्रेडिंग स्क्रिप्ट्स को, इंडिकेटर्स को वहां पे मेंटेन करना और ऑटोमेटिकली डिलीवर करना, ये भी हमारे क्लियरिंग मेंबर्स का काम है। देन क्लियर्ड एंड नॉन क्लियर्ड डील्स। सो ओवरऑल जो एनएससीसीएल के थ्रू जो क्लियरिंग और सेटलमेंट ट्रेड्स होते हैं, तो उनके बेसिस पे जो उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, तो जो ओवरऑल डील्स है
जो बाइंग एंड सेलिंग साइड की जो ओवरऑल डील्स है वो सारी हमारी मॉनिटर की जाए, जिसमें कुछ डील्स क्लियर होगी, कुछ नहीं होगी, तो ऐसे सभी का रिकॉर्ड भी वहां पे मेंटेन करना जरूरी है। क्लियरिंग एंटिटीज जो आती है वो F&O सेगमेंट में आने वाली जो ओवरऑल सारी एक्टिविटीज है वो सारी एक्टिविटीज को भी NSE-CCL कंट्रोल करता है। ऐसी कौन कौन सी एंटिटीज होती हैं जिन्हें ये कंट्रोल करेंगे? तो क्लियरिंग मेंबर्स, ये क्लियरिंग मेंबर्स में उनके काम जो है वो क्लियरिंग मेंबर्स की कौन कौन से काम परफॉर्म करना है, कौन कौन से तरीके से उनको काम करना है, ये यहाँ पर हम लोग देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड। क्लियरिंग मेंबर्स की थ्रू जो फंक्शंस होता है दैट इज क्लियरिंग ऑफ द ओवरऑल ट्रेडिंग मैनुअल जो होते हैं, ऑब्लिगेशंस होते हैं, उनके बेसिस पे पोजीशन सेटल करके देना, सेटलमेंट करके देना, और साथ ही साथ रिस्क मैनेजमेंट, ये 3 फंक्शन क्लियरिंग मेंबर्स के जो है वो NSE-CCL के थ्रू कंडक्ट किए जाता है। क्लियरिंग मेंबर्स की जो टाइप्स है उनमें आने वाले जो ट्रेडिंग मेंबर्स क्लियरिंग मेंबर्स होते हैं वो पहले आते हैं, जिनमें आने वाले a clearing member who is also a trading member is called as a trading member or a trading clearing member. Then professional clearing member is called as a typically banks custodians could become a professional clearing member and a clear and settle the trading members as well as the custodial participants. Then self clearing members, ये सेल्फ क्लियरिंग मेंबर्स कौन होंगे? तो ओवरऑल ट्रेडिंग मेंबर्स जो होते हैं वो सेल्फ क्लियरिंग मेंबर्स होते हैं। देन क्लियरिंग मेंबर्स एलिजिबिलिटी नॉर्म, क्लियरिंग मेंबर जो है उनकी एलिजिबिलिटी नॉर्म क्या है? तो उनकी जो नेटवर्थ है वो एटलीस्ट 300 लाख का होनी चाहिए, राइट। डिपॉजिट जो है वो डिपॉजिट उन्हें 50 लाख टू NSE-CCL के साथ मेंटेन करने होते हैं, ताकि किसी भी तरह की जो फाइनेंशियल रिस्क होगी उस फाइनेंशियल रिस्क को वहां पे मिटिगेट करते हैं। देन क्लियरिंग बैंक्स, जैसे कि क्लियरिंग मेंबर्स हुए उसी तरह से क्लियरिंग बैंक, तो क्लियरिंग बैंक के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर कुछ NSE-CCL के अंडर 13 क्लियरिंग बैंक्स हैं, जिनमें एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सिटी बैंक, देन HDFC बैंक, हांगकांग शंघाई HSBC बैंक, देन ICICI बैंक, IDBI बैंक, इंडसइंड, कोटक महिंद्रा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, इस तरह की क्लियरिंग बैंक्स हैं जिनके थ्रू फंड्स मोबिलाइज किए जाते हैं। इनमें ये सभी बैंक्स की एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं? क्लियरिंग, सेटलमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट, जो कि क्लियरिंग मेंबर्स की भी होती है। सो क्लियरिंग बैंक्स के थ्रू जो फंड्स मोबिलाइज किए जाते हैं, सेटल किए जाते हैं, वो सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर कंसिडर होती है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज क्लियरिंग मैकेनिज्म। अब क्लियरिंग मैकेनिज्म जो है इनमें आने वाले पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। अ क्लियरिंग मेंबर ओपन पोजीशन is arrived by aggregating the open position of all trading members and all custodial participants clearing through him. A trading member's open position in turn includes his proprietary open position and a client open position. इतना ज़्यादा डिटेल में जाने से अच्छा ये जो टर्म्स हैं उनमें मैकेनिज्म सोचो। एक इंडिविजुअल मेंबर है, उस इंडिविजुअल मेंबर ने ब्रोकर के थ्रू ऑर्डर प्लेस की, ब्रोकर ने कस्टडियल सर्विसेज को ऑर्डर प्लेस की या फिर क्लियरिंग हाउसेस को ऑर्डर प्लेस की। सो ओवरऑल ब्रोकर ने जो ऑर्डर प्लेस किए हैं वो उनके सभी क्लाइंट्स की जो ऑर्डर्स हैं वो मिलके ऑर्डर प्लेस होती है, तो वही हमारी क्लियरिंग मैकेनिज्म होती है। तो ओवरऑल एग्रीगेट पोजीशन जो होती है वो हमारी क्लाइंट और हमारी ट्रेडिंग मेंबर्स क्लियरिंग मेंबर्स की होती है। देन प्रोप्राइटरी क्लाइंट्स ओपन पोजीशन, इंडिविजुअल जो ओपन पोजीशन होती है तो वो हम लोगों की यहाँ पर कंसिडर होती है। ओपन पोजीशन, द सेटलमेंट अमाउंट फॉर द क्लियरिंग मेंबर्स इज नेटेड अक्रॉस ऑल देयर ट्रेडिंग मेंबर्स क्लाइंट्स with respect to their obligations on the MTM, premium and exercise settlement. For example, for clearing members C with the TM clearing through him is T plus 1 and T plus 2. So overall T plus 1 और T plus 2 जो है T1 T2, so clearing member जो होते हैं
क्लियरिंग मेंबर जो क्लाइंट को ट्रेड करके देंगे तो वो हमारे लिए T1 और TM जो होंगे वो हमारे लिए T2 होंगे। एडजस्टमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट एक्शंस, ये जो 9th नंबर का पॉइंट है 6.9 का, ये ज़्यादा डीपली हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो कॉर्पोरेट एक्शंस होती है उन कॉर्पोरेट एक्शंस को भी स्ट्राइक प्राइस, पोजीशंस, मार्केट लॉट मल्टीप्लायर, इस तरह की सभी ऑर्डर्स यहाँ पर कंसिडर करने हैं, जिसमें अगर जो हमारी कॉर्पोरेट एग्जिस्टिंग अंडरलाइन सिक्योरिटी होगी उन एग्जिस्टिंग अंडरलाइन सिक्योरिटीज की F&O सेगमेंट में या फिर रेगुलर हमारे कैश सेगमेंट में, स्पॉट मार्केट सेगमेंट में अगर कुछ एक्शंस होती हैं तो उन्हें भी एग्जीक्यूट करना ये हमारे लिए ओवरऑल ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम में कंसीडर होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी ने बोनस इशू, राइट्स इशू, मर्जर या फिर एमलगमेशन, स्प्लिट्स किए, कंसोलिडेशंस किए, तो इन सभी के इफेक्ट्स भी देना जरूरी होती है। उनके लिए भी एडजस्टमेंट जो होती है वो एडजस्टमेंट करना जरूरी है। द वेरियस स्टॉक बेनिफिट्स डिक्लेयर्ड बाय द इश्यूअर ऑफ कैपिटल आर, जैसे कि अभी मैंने कहा बोनस, राइट्स, मर्जर, डीमर्जर, अमलगमेशन, स्प्लिट्स, कंसोलिडेशन, हाइव ऑफ, वारंट्स, सिक्योर पेमेंट नोट्स, इस तरह के बेनिफिट्स या कैश डिविडेंड्स यहाँ पर कंसिडर होते हैं, राइट। सो इनमें आने वाले अलग अलग एडजस्टमेंट जो होती है वो स्ट्राइक प्राइस, पोजीशन या मार्केट लॉट पे कंसिडर होती है। मेथोडोलॉजी के लिए बोनस के लिए या फिर स्ट्राइक प्राइस, मार्केट लॉट, इनके बेसिस पे कैलकुलेशंस होता है। इनके अलावा जो ओवरऑल डिविडेंड्स दिए जाते हैं तो डिविडेंड्स में भी इंटरिम डिविडेंड होंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिविडेंड होंगे, रेगुलर डिविडेंड होंगे, फाइनल डिविडेंड होंगे। इन तरह के डिविडेंड्स में एजीएम में जिस तरह से डिक्लेयर होंगे वो भी सेटल किए जाते हैं, राइट। मर्जर्स के इफेक्ट, मर्जर्स जब दो एंटिटी मर्ज होती है तो उन मर्ज एंटिटी के लिए जो उनके शेयर होल्डर्स या फिर क्लाइंट्स होंगे तो उन क्लाइंट्स के लिए भी मर्जर ओवरऑल इम्पैक्ट करता है। जैसे कि वोडाफोन के लिए, वोडाफोन कंपनी के लिए शेयर्स और आइडिया कंपनी के शेयर्स, इन दोनों के शेयर्स अलग अलग शेयर होल्डर्स के पास थे। जब इन दोनों का मर्जर हुआ तो वोडाफोन और आइडिया, इन दोनों में से वोडाफोन कंपनी की जो एग्जिस्टिंग लिस्टिंग थी वो कम हो गई और उनके सभी क्लाइंट्स को मर्ज करवा दिया गया आइडिया कंपनी के शेयर प्राइस में। तो अगर हम लोग देखें तो आइडिया कंपनी के लिए करंट शेयर प्राइस जो है, करंट कितनी है, सॉरी 10.85 रुपीज। सो ये ओवरऑल वोडाफोन और आइडिया इन दोनों कंपनीज की बेसिस पे ये प्राइसेस यहां पर दी हुई है, राइट। सो इस तरह की मर्जर के इंपैक्ट इफेक्ट्स भी यहां पर दिए जाते हैं। ओवरऑल कॉर्पोरेट एक्शन में आने वाले राइट्स इशू या फिर हमारे बोनस इशू, इनके भी इफेक्ट यहाँ पर सेटलमेंट सिस्टम्स के थ्रू दिए जाते हैं। सो ओवरऑल सेटलमेंट में आने वाले जितने भी पॉइंट्स हम लोगों ने आज देखे, जैसे कि इंट्रोडक्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम, ट्रेडर वर्क स्टेशन एट NSE, स्पेसिफिकेशंस मतलब टर्म्स इन फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, साथ ही साथ में क्राइटेरिया फॉर स्टॉक एंड इंडेक्स एलिजिबिलिटी फॉर ट्रेडिंग ऑन NSE एंड BSE, जो नंबर्स में या सर्कुलर्स में दिए हैं वो आपको ठीक से पढ़ना है। ट्रेडिंग चार्जेस जो हम लोगों ने अभी देखे, क्लियरिंग एंटिटीज एंड देयर रोल, उसमें आने वाले NSE CCL के लिए सिर्फ रोल हम लोगों ने यहाँ पर देखा, और एडजस्टमेंट फॉर द कॉर्पोरेट एक्शंस, ये सारे पॉइंट्स आज हम लोगों ने कवर किए। एवरीवन, आप लोगों को